सीयूटी के लिए प्रिपरेशन कैसे कैसे चल रही है आप लोगों की? हम्म। ओके, वेट अ मिनट, वेट। हम्म। सो सीयूटी के लिए आप लोगों की प्रिपरेशन कैसे चल रही है आजकल? बढ़िया। अभी स्लाइड की तैयारी चल रही है। ओके, वेरी गुड। सो प्लीज रिवाइज ऑल द प्रीवियस पेपर्स। चलो फिर हम लोग आज क्या करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू कवर एक्सेप्टेंस। ओके, ठीक है बच्चा, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर एक्सेप्टेंस। लेट मी चेक कि आपके सिलेबस में क्या है। ठीक है। मैं रिपीट तो नहीं करूंगा, कुछ चेंजेस करूंगा और उसको जल्दी निपटा के फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा उसको जल्दी से खत्म करके हल्का फास्ट मोड में उसको मैं रिकैप लूंगा उसका, और फिर उसको जल्दी से खत्म करते हैं। ठीक है, पूरा करते हैं उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। बट लेट मी चेक कि आपका सिलेबस में क्या है। अगर आपके सिलेबस में वो है देन मैं उसको आगे बढ़ूंगा, उस पर बात करूंगा मैं। अदरवाइज नॉट। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। हमारा एग्रीमेंट हो गया है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो गया है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट agreement is defined under section 2। ओके बच्चा, सेक्शन 2E। और क्या है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ को चेक करने के लिए हमने सेक्शन 10 को अप्लाई किया था। सेक्शन 10 के बाद में 11, 12, 13 हमने वो सब देखा था। देन से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया था हमारा। और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ पे दे दे रखी है? सेक्शन 2H। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था कैसे बनता है, ये पढ़ लिया था। हाउ टू मेक ऑफर पढ़ लिया था, प्रपोजल एक्सेप्टेंस हो गया था हमारा, कंसिडरेशन अमाउंट हो गया था हमारा। बेटी कंसिडरेशन के पॉइंट में यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो कि कंसिडरेशन इज अ प्राइस ऑफ प्रॉमिस। कंसिडरेशन इज अ प्राइस ऑफ प्रॉमिस। व्हाई आई एम यूजिंग दिस लाइन? बिकॉज बेटा ना देखो, एक बात समझो। आई वॉन्ट टू सेल माई पेन फॉर 50 रुपीज। अब जो मेरा ये मैं प्रॉमिस जो मैं बना रहा हूं आपसे कि मैं आपको अपना पेन दे दूंगा, उस प्रॉमिस का ही तो प्राइस मुझे आप दे रहे हो, उस पेन का ही तो प्राइस मुझे आप दे रहे हो। दैट्स वाई कंसिडरेशन इज अ प्राइस ऑफ प्रॉमिस। Consideration can be for any type, as like it may be monetary, it may be for a, it may be in a service form or any other form or property also. So consideration के लिए बड़ा जरूरी नहीं कि रुपए की ही बात हो। समटाइम्स क्या होता है कि अगर प्रॉपर्टी भी हम देते हैं, उसमें सर्विसेज को भी हम काउंट करते हैं कंसिडरेशन के पार्ट में। ठीक है। चलो, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हमने क्या पढ़ लिया था ये? मैंने क्या पढ़ाया था आपको? कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट।
कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11, याद है बच्चा? आप लोग याद ही नहीं याद है कि पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड पर्सन, जहाँ पे लिखा हुआ है माइनर अनसाउंड पर्सन माइंड नहीं होना चाहिए, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड लॉ बाय लॉ नहीं होना चाहिए। उसमें क्या आता है? एलियन एनिमीज आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलियन? एलियन एनिमीज मतलब फॉरेन एनिमीज, फॉरेन नेशनल एनिमीज। ठीक है, उसका हमने कंसेंट पढ़ लिया है। कंसेंट के लिए हमने क्या किया था बेटा? सेक्शन 13 एंड 14 को रिफर किया था हमने। तो अब व्हाट इज द एक्सप्रेस कंसेंट एंड एम्प्लाइड कंसेंट पढ़ चुके हम लोग। Am I audible to you all or not? Am I audible to you all? बेटा am I audible? बेटा am I audible to you? ओके ओके। हाँ जी। तो और क्या बात हुई थी फिर? अनलॉफुल एग्रीमेंट्स की हम बात कर रहे थे। थोड़ी एनी एग्रीमेंट विच इज इलीगल और इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और a wagering agreement, we can say that these are the unlawful agreements। ठीक है। अब ना एक पॉइंट आता है कि यार ये अनलॉफुल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं? ये बड़ा वॉइड होते हैं। बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट अनलॉफुल। वो क्या होता है आपको समझ में आएगा अभी कुछ देर बाद जब मैं इस चीज को आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लो। देन ये आ गए सीधे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे, विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 31, एंड वेजरिंग विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 30। ठीक है, उसके बाद में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, पर ना आपके जो सिलेबस है उसमें आई थिंक रिवोकेशन नहीं है क्या? बेटा एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? बेटा बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क एरर ये मैं मीटिंग से लीव हो गया था, बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क एरर। ठीक है, लाइट चली गई थी यहाँ पे, तो प्रॉब्लम आ रही थी नेटवर्क की। सो ठीक, चलो हम लोग थोड़ा बुक से करते हैं, बुक के साथ में आपको अपने साथ पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, हमने कंसिडरेशन तक कर लिया है, कैपेसिटी हो गया है, अनलॉफुल एग्रीमेंट। फिर हम सीधे फिर ना मतलब हम सीधे आते हैं वेजरिंग एंड कॉन्टिजेंट पे। वेजरिंग एग्रीमेंट एंड कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ठीक है, मुझे एक बात समझो ना बेटा, हम लोग क्या वर्ड यूज, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वेजरिंग एग्रीमेंट, और मैं दूसरा वर्ड यूज कर रहा हूं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट।
Why I'm using agreement here and contract here? जल्दी से मुझे बताओ. Why I'm using agreement with wagering and contract with contingent? Because contingent contract may be, it may be become valid or void. बेटा 30 के अंदर, सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. चलो कम टू द पॉइंट. पहले हम लोग ये देखते हैं कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स के कुछ एसेंशियल पॉइंट्स लिखते हैं. ठीक है, so wait a minute. बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईसीए? बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईसीए? वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. सो बेटा द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि अगर मैं वेजरिंग एग्रीमेंट्स की बात करूं, ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है बेटा जो होता है इसमें, फर्स्ट पॉइंट इज uncertain event is the subject matter of an agreement. Uncertain event is the subject matter of an agreement. जैसे बेटा कि अब इस मैच में कौन जीतेगा, इट इज एन अनसर्टेन इवेंट, इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एग्रीमेंट. ठीक है. फर्स्ट थिंग हमें क्या नोटिस करनी है, मैं बात कर रहा हूं अनसर्टेन इवेंट की. ठीक है. सेकंड पॉइंट, कि भाई जो दोनों पार्टीज हैं वो अपना माइंड अप्लाई करेंगी. सो बोथ पार्टीज अप्लाई देयर माइंड्स. ठीक है. आप लोगों ने इस टाइम पे ना बेटा, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा बेटिंग, उसको अपने माइंड में लेके चलो. बेटिंग में क्या दोनों पार्टीज अपना माइंड अप्लाई करते हैं? करते हैं सर. चलो ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? म्यूचुअल लॉस और गेन. इट मींस एक पार्टी को क्या होगा, म्यूचुअल लॉस और गेन. इट मींस वन पार्टी को अगर गेन हुआ है तो सेकेंड पार्टी को क्या होगा, लॉस. अगर इसको लॉस हुआ है तो सेकेंड पार्टी को क्या हुआ, गेन. म्यूचुअल लॉस और गेन, ये आपका एक तीसरा वर्ड हो गया. एंड फोर्थ वन इज दैट पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन रियल लाइफ. उस मैच में ना आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है. आपका जो मेन मोटिव है वो टू मेक मनी, टू विन द बेट. यू हैव नो इंटरेस्ट इन द गेम. आपको गेम में आपके उससे कोई इमोशंस नहीं है, आपका कोई उसमें मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है. नो रियल इंटरेस्ट विद द गेम, ना उसमें आप खेल रहे हो. आपका बस एक इंटरेस्ट है, वो क्या है,
या विन और लूज, भाई मैं रुपए बनाऊं या मैं रुपए हारूं। ठीक है, यार ना यार, लाइट का इशू क्यों आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट। कौन सा कलर यूज करूं? ग्रीन करता हूं। पार्टीज हैव, बैठी मैंने हैव को एच वी कर दिया है, आप लोग फुल लिखना। नो इंटरेस्ट इन रियल लाइफ। पार्टीज को कोई मतलब नहीं है कि गेम जीतने से उन्हें कोई क्या क्या हो रहा है, कौन गेम जीतेगा, कैसे क्या, उन्हें कोई उससे मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो क्या चीज है? विन और लॉस, बस। बेटा आदित्य, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट, फिफ्थ पॉइंट इज दैट, क्या पहला फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? पार्टीज हैव नो कंट्रोल ऑन एन इवेंट। इट मींस पार्टीज के पास कोई, पार्टीज हैव नो कंट्रोल ऑन, ये ओ है बेटा, इवेंट। नो कंट्रोल ऑन इवेंट। सर वेजर में एक्सपेक्ट exceptions are horse racing, insurance, sports, skill competition, but wagering about cricket is unlawful. Why? बेटा आप ना, when you're talking about the horse race, and insurance is not a wagering agreement. अब when you talk about the horse race, बेटा हॉर्स रेस में एक पर्टिकुलर अमाउंट, 500 रुपीज तक की ही आप बेटिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर वो वेजर में काउंट होता है। हॉर्स रेस पूरी तरीके से आपका बेटा वो नहीं है, लीगलाइज नहीं है कि आप हॉर्स रेस में कितना भी रुपीज लगाते हैं। हॉर्स रेस में 500 रुपीज तक का आपका जो अमाउंट है, वो आता है लीगल। उसके ऊपर वो किस में जाएगा? वेजरिंग में। एंड द वन मोर थिंग, वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। ये क्या word use किया है अभी, मैं आपको इसको एक केस लॉ समझाऊंगा। इट इज वॉइड बट नॉट इलीगल। बेटा आदित्य, सभी को आवाज आ रही? प्लीज एक बार प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लेना बेटा। आदित्य अपना नेटवर्क चेक कर लो प्लीज। सर इवन लीगल बेटिंग इज नॉट एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। नो। ठीक है बेटा, जहां पे ये पॉइंट्स होंगे वो हमारा क्या होगा? वेजरिंग एग्रीमेंट होगा। क्या होगा हमारा? वेजरिंग एग्रीमेंट होगा। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? सर व्हाट इज एग्जैक्टली वेजरिंग एग्रीमेंट? स्मैश नहीं आया, आज समझ नहीं आया। बेटा वेजरिंग एग्रीमेंट को हमें अगर समझना है तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, चलो थी इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं पहले। ठीक बेटा, आप ठीक सेक्शन 30 पे आ जाओ। सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेटा ये क्या है? बेयर एक्ट है, ठीक है, जहां पे आपके सेक्शंस लिखे होते हैं। चलो मैं इसको पढ़ता हूं एक बार। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड। Agreement by way of wager are void as no suit shall be brought for receiving, recovering anything alleged to be won or when wagering interested any person abide by the result of any game or uncertain event on which wager is made. बिना वेजर को ना एक तरीके से हम वी कैन से दैट कि वेजरिंग इज अ बेटिंग। वेजरिंग इज इक्वल टू बेटिंग। अब वेजर एग्रीमेंट क्या होंगे बेटा? जहां पे दोनों पार्टीज, बोथ पार्टीज एक अनसर्टेन इवेंट के बारे में बात कर रही होंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट? जैसे
अब इस मैच में कौन जीतेगा, हु नोस, नो वन। तो इट इज अ अनसर्टेन इवेंट। दोनों पार्टीज अगर बात कर रही है तो अपना माइंड अप्लाई कर रही है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं, यार इसमें ना ये बैट्समैन ऐसा खेलता है इस टीम में तो ये जीतनी चाहिए, ये बॉलर ऐसी बॉलिंग करता है तो ये जीतनी चाहिए। और जो उनका एग्रीमेंट है, उन्हें रियल लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है। बेटा यस बेटा बेटा व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द बेटिंग, बेटा बेटिंग का मतलब में सभी चीजें आ जाएंगी, गैम्बलिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, वेजरिंग इज इक्वल टू बेटिंग ही होता है बेटा। वेजर का मतलब ही बेट होता है। आप लोग ना बेटिंग का मतलब, जो एक आप लोग ने बेटिंग का मतलब सीख लिया है कि बेटिंग का मतलब होता है कि सट्टा खेलना, या फिर वो क्या उसे बोलते हैं, मैच में रुपीस लगाना। बेटा बेटिंग का मतलब ये नहीं होता। बेटा बेटिंग का मतलब होता है ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जहां पे अनसर्टेन इवेंट हो, पार्टीज को सिर्फ म्यूचुअल लॉस एंड गेन से मतलब हो, नो इंटरेस्ट इन रियल लाइफ, मतलब पार्टीज को मतलब नहीं है क्या हो रहा है उस एग्रीमेंट में, जिस बारे में जो सब्जेक्ट मैटर है, उस गेम में कौन जीतेगा, उन्हें कौन जीत रहा है उससे उन्हें मतलब नहीं है। उनको जो मेन उनका मतलब है वो किससे है, अपने लॉस और विन से। नो बेटा, शेयर मार्केट मार्केट इज नॉट अ गैम्बलिंग। कौन कहता है आप लोगों को शेयर मार्केट सब गैम्बलिंग, ये सब कहां से बातें सीख के आ रहे हो बेटा। एंड नो कंट्रोल ऑन द इवेंट, मेरा कोई कंट्रोल नहीं उस इवेंट के ऊपर। ना मैं उस गेम को खेल रहा हूं, ना मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट है, ना मैं उसके रियल लाइफ में वो जानता हूं। बस मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बेटिंग लगा रहा हूं कि उसमें लॉस या विन के लिए। इट इज कॉल्ड वेजरिंग एग्रीमेंट। पार्टीज का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेटी एक बात बहुत सिंपल समझ लो, वेजरिंग एग्रीमेंट में, वेजरिंग एग्रीमेंट में बेटा पार्टीज का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अपार्ट फ्रॉम विनिंग और लूजिंग। विनिंग और लूजिंग, इनको या तो रुपए जीतेंगे या रुपए हारेंगे, उसके अलावा इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उस एग्रीमेंट में। इट इज कॉल्ड वेजरिंग एग्रीमेंट। अब इसमें लॉटरी की बात करते हैं हम लोग। भाई लॉटरी वेजरिंग एग्रीमेंट है या नहीं है, बिकॉज वहां भी एक पार्टी जीतेगी या हारेगी। जल्दी से मुझे बता दो, वो लॉटरी इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट और नॉट। बेटा बेटा प्रज्ञा, इट इज अ लेजिस्लेटिव पॉलिसी। दिस इज अ लेजिस्लेटिव पॉलिसी टू मेक एनी सर्टेन थिंग void और illegal और फिक्स एनी वैल्यू। ठीक है बच्चा। लॉटरी इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट, आशी ने बोला है नो, वंशिका मान ने बलिया ने बोला है नो। बेटा लॉटरी इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट बिकॉज देर इज अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल और जजमेंट। बेटा अगर यहाँ पे स्किल और जजमेंट की रिक्वायरमेंट हो जाती, मेनली यहाँ पे बेटा आप फोकस करना है स्किल के ऊपर। अगर यहाँ बेटा स्किल की रिक्वायरमेंट थोड़ी भी होती, देन बेटा ये आपका बन जाता कॉन्टिंजेंस एग्रीमेंट। अदरवाइज ये क्या है, लॉटरी इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट। बेटा वेजरिंग एग्रीमेंट और कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट में फर्क हम कहां से मालूम करते हैं, वो फर्क यही है बेटा, अबाउट द स्किल एंड जजमेंट।
आप लोग क्या मेरी ये बात समझ में आई या नहीं आई बच्चा? पहले ये बताओ मुझे। और तो कुछ नहीं बच गया है? नहीं, हाँ। अभी मैंने बेटा आपसे ना एक बात बोली थी कि वेजरिंग एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल। वेजरिंग एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल। बेटा हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? बेटा आदित्य में हम लोग ये कर चुके हैं बेटा। बेटा डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कर चुके हैं बेटा। बेटा इन द केस ऑफ बेटा, ये मैं आपको बहुत डीप नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट अगर आपको इस सेंटेंस को या इसके बारे में कुछ और समझना है, देन बेटा देयर इज अ केस लॉ, घेरू लाल पारेख वर्सेस महादेव दास। सो बेटा अगर आपके एग्जाम में आता है कि वेजरिंग एग्रीमेंट आर, तो बेटा वहां पे आप पहला आंसर लगाओगे वॉइड। नहीं, एक मिनट को मैं सीक्वेंस ही बताता हूँ। बेटी आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? वो है बेटा अनलॉफुल। सेकंड नंबर पे क्या आएगा? वॉइड। अगर ये दोनों नहीं है तो आप इलीगल लगा सकते हो, बट दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ठीक है? तो आपको लगाना क्या, वेजरिंग एग्रीमेंट इज एन अनलॉफुल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट, नॉट इलीगल। ठीक है? आपको अपने पेपर में यही टिक करना है। और बेटा जिसको इस चीज को समझना हो, प्लीज रीड घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास। बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ टाइम हम लोग इस चीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है? और आपकी बुक में भी बेटा इतना कोई इसका पार्ट है नहीं। दैट्स व्हाई बेटा मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब सर क्या डिफरेंस होता है कि भाई वेजरिंग और कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट में? ये बताओ मुझे। बेटा वेजरिंग और कॉन्टीजेंट में एक सबसे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है स्किल एंड जजमेंट का। अगर बेटा बेटा किसी भी पर्टिकुलर वेजरिंग एग्रीमेंट में आपको स्किल और जजमेंट की बात समझ में आ रही है, देन इट इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देन इट इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यस बेटा, कॉन्टिंजेंट में स्किल एंड जजमेंट, स्किल और जजमेंट बेटा का वर्ड यूज कर लो बेटा, यहाँ पे एंड का मत वर्ड यूज करो। स्किल और जजमेंट। बेटा हम जब हम एंड वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब है कि दोनों की रिक्वायरमेंट है। दोनों में से कोई एक नहीं हुआ तो फिर वो कॉन्टिजेंट नहीं होगा। दैट्स वाई प्लीज बेटा यूज और। बेटा दैट्स वाई शेयर मार्केट इज अ कॉन्टिंजेंट एग्री कॉन्ट्रैक्ट। शेयर मार्केट इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बेटा आप लोगों को क्या ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई? एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कॉन्टिंजेंट एग्री कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्टिंजेंट। जो बेटा कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है ना बेटा, जो कंटिंजेंसी होती है, जो कॉन्टिंजेंसी, वो बेटा कैसी होती है? कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। बेटा आदित्य, अब क्लियर हुआ है नहीं क्लियर आपको? एंड एवरीवन, बच्चा आप लोगों को ये पूरा जितना मैंने पढ़ाया है भी क्लियर है या नहीं है? प्लीज ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना है बच्चा, बिकॉज ये पॉइंट्स आप लोगों के बहुत काम आएंगे। Because बेटा जब आप बात करते हो स्लैट की एग्जाम की, या स्लैट की, या फिर कुछ रीजनिंग पार्ट हमारे किसका, सीयूटी का भी एग्जाम का भी, बेटा वहां पे क्या होता है,
वहां पे जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आपको अगर ये पॉइंट्स नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये पॉइंट्स भी याद रखना बेटा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिंजेंसी? बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिंजेंसी? अब इस वर्ड का मतलब तो मुझे क्लियर नहीं आइडिया है, बट जहां पे बेटा इट इज ऑल्सो एन अनसर्टेन इवेंट, बट इट इज अ कोलैटरल विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंसी। ठीक है, तो बच्चा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हमारे बुक में क्या है, हम बुक को चेक करते हैं अपनी। ये हमारी बुक ओपन है। तो बेटा हमारी बुक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेटा वेजरिंग कॉन्टिंजेंट, वेजरिंग हो गया हमारा, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, देयर इज ऑलवेज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है। बेटा वेजर, देखो वेजर इज एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है बेटा। वेजर इज एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हमने भी पढ़ रखा भाई, ये ठीक है। अब बेटा ये कब होंगे वैलिड? ये डिपेंड करता है हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। भैया क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। जिस इवेंट को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर वो इवेंट के हैपनिंग पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर वो हो गया तो क्या हो गया, वो वैलिड हो गया। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, वॉइड होगा। In wager, there is always a reciprocal promises, win or loss. Third party do not have interest in wager. थर्ड पार्टी को कोई मतलब नहीं है, मतलब जो पर्सन मैच खेल रहा है उसको आपके बेटिंग से कोई मतलब नहीं है। Wager is a contingent in nature. It is a contingent in nature, but because of there is no skill and judgment, there is no skill and judgment, it is wagering agreement. Contingent contract, there is a no reciprocal promises, no third party may have an interest in the contingent contract। बट यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस होने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। एग्जांपल लूं मैं क्या? क्या मैं एक एग्जांपल लेता हूं? जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी, ये बेटा आपके सेक्शन 31 का ही एग्जांपल है। ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी ₹10,000 इफ बीज हाउस इज बर्न। अब ठीक है, देखो बच्चा बेटा, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया विद बी, क्या किया कि अगर आपका हाउस जो है ये जल जाएगा तो मैं आपको ₹10,000 दूंगा। बेटा क्या बी के साइड से कुछ ए को मिल रहा है? नो। सो देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस इन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, ठीक है। मैं और क्या मैं आप लोग को समझा पा रहा हूं इस चीज को लेके, या फिर ऐसी बस बात चल रही है कि मैं बोले जा रहा हूं आप लोग लिखे जा रहे हो? क्या आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो बेटा? प्लीज एक बार रिवर्ट बैक करना मुझे। और अदर बेटा सिर्फ क्या आदित्य को ही समझ में आ रहा है, और लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? ओके बेटा। ओके। ओके बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? इसका मतलब होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट को कब डिस्चार्ज कर सकते हैं, मतलब कब उसे हम खत्म कर सकते हैं, मतलब कब कॉन्ट्रैक्ट पूरा माना जाएगा।
डिस्चार्ज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज? इट मींस कि जो ऑब्लिगेशंस बनी है कॉन्ट्रैक्ट में, जो कॉन्ट्रैक्ट में म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस पार्टी की बनी है, वो कब फुलफिल हो जा रही हैं? देखो ठीक है, इसको मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज आर क्रिएटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होता है बेटा, एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज बनती हैं। एक पार्टी की कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, सेकंड पार्टी की कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। टाइम इज कंप्लीटेड, इट मींस बेटा, सर द टाइम इज कंप्लीटेड, बेटा इट मींस व्हेन द टाइम, अच्छा व्हेन द टाइम इज कंप्लीटेड, ओके बेटा 8:30। बट देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी जो होती है कॉन्ट्रैक्ट में, व्हेन द म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज आर फुलफिल्ड। जैसे ही दोनों पार्टीज की म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, आर फुलफिल्ड, द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। बेटा पर्सन ए ने पर्सन बी को ऑफर किया, आई वॉन्ट टू सेल माई पेन फॉर 40 रुपीज। अब ए की ऑब्लिगेशन क्या है, बी को पेन देना, बी की ऑब्लिगेशन क्या है, ए को 40 रुपीज देना। जैसे ही दोनों ये ऑब्लिगेशन फुलफिल हुई, कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज एंडेड, इट इज सेड टू बी डिस्चार्ज। आई थिंक बेटा आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब जैसे ही बेटा यहाँ पे ए ने क्या किया, ए ने बी को पेन दे दिया और बी ने ए को 40 रुपीज दे दिए। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, बिकॉज दोनों पार्टीज ने अपनी म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस को क्या किया है, फुलफिल कर दिया है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, डिस्चार्ज मीन टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेशन, या तो एक डिस्चार्ज का मतलब बेटा ये होगा, या दूसरा मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टीज की जो ऑब्लिगेशंस हैं, दोनों पार्टीज के ऑब्लिगेशन से कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बन रहा था, उसको हमने क्या किया है, टर्मिनेट कर दिया है, खत्म कर दिया है। ये भी एक तरीका हुआ बोलने का। या तो मैं ऐसा बोल दूं कि दोनों पार्टीज की जो ऑब्लिगेशंस थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। इनकी ऑब्लिगेशंस को मैं खत्म कर दूं, टर्मिनेट कर दूं, मना कर दूं, तब भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। या ये दोनों अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दें, तब भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके 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 बच्चा। ओके ओके आदित्य, बेटा मुझे वो समझ नहीं आया था बिकॉज उस टाइम में पढ़ाने में बिजी था। श्योर श्योर श्योर। So discharge of a contract may be done by following ways: where by performance, by an agreement or consent, by impossibility of performance, section 56, discharge by lapse of time, discharge by operation of law, breach of contract। अब हम लोग समझने वाले हैं, चलो आ जाओ। ठीक। What is the meaning of discharge by performance? When parties to a contract perform their obligations and fulfill their promises, the contract gets discharged by the performance. When parties to a contract performs their obligation and fulfill their promises, जैसे बेटा यहाँ पे क्या बोला, ए ने पर्सन बी से बोला है अपना घर बेचने को, पर्सन बी से बोला है कि आई वांट टू सेल माय हाउस फॉर 50 लाख रुपीज। जैसे बेटा ए ने बी को अपना घर दे दिया, बी ने ए को 50 लाख रुपीज दे दिए। अब दोनों ने अपनी ऑब्लिगेशन को क्या कर दिया है, परफॉर्म कर दिया है। सो नाउ when parties to a contract perform their obligations and fulfill their promises, the contract gets discharged by performance. And after an offer to sell this dining set for B for rupees 10,000, B pays rupees 10,000 to A, and A delivers his dining set to B.
हेयर द कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, सेम थिंग बेटा, ठीक है। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट, बेटा ये आपका डील करता है मेनली सेक्शन 62 एंड 63 से। इट इज मेनली डीलिंग विद सेक्शन 62 और 63 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेटा नोवेशन होता है, इसका मतलब हमने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह न्यू कॉन्ट्रैक्ट को बना लिया, सब्स्टिट्यूटेड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट था ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी, ये क्या हो गया, बेटा आपकी, मैंने क्या बोला आपको है बच्चा, मैंने बोला कि सेक्शन 62 और 63 में क्या दिया हुआ है आईसीए में, आपका डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट, ये नोवेशन, रेसिशन, अल्ट्रेशन, रिमिशन, वेवर, मर्जर। अब क्या होता है हम समझते हैं इसको, ठीक है। बट नोवेशन का मतलब होता है बेटा, व्हेन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। बेटा पर्सन ए ने बी से बोला कि आई वांट टू सेल माय पेन फॉर 50 रुपीज, वुड यू लाइक टू बाई इट। अब ये इसको पेन दे रहा है, ये इसको क्या दे रहा है, 50 रुपीज दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट ने पूरा नहीं किया, कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे मैं आपको पेन देता हूं, आप मुझे क्या करो, एक पेंसिल दे दो। इट इज कॉल्ड नोवेशन, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना, टू क्रिएट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन सब्स्टिट्यूट ऑफ अ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, create a new contract in substitute for an old contract, ठीक है। it is called novation. What is the meaning of rescission? Certain terms or all terms of the contract are cancelled। मतलब बेटा कि जब किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, अब जैसे पर्सन ए है, पर्सन ए ने पर्सन बी से जो कॉन्ट्रैक्ट किया था बेटा, वही ठीक है, उसको एग्जाम्पल, पेन का एग्जाम्पल, पेन को, पेन 50 रुपीज, अब बी के पास में या 50 रुपीज है ही नहीं। सो अब ए क्या कर सकता है, ए ये कर सकता है बेटा, वेट अ मिनट, ये इसमें लाइट, सो बेटा यहाँ पे ए क्या कर सकता है, ए ना कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स को कैंसिल कर देगा, कि ठीक है आप 50 रुपये मत दो, आप 40 रुपये दे दो। इट इज कॉल्ड रेसिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरेशन? when certain terms of the contract are altered or modified with the mutual consent of the parties। यहां पे ये पेन दे रहे थे, यहां पे ये 50 रुपीज दे रहे थे, म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पार्टीज ए एंड बी, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से अगर कोई चेंजेस हुए हैं, इट्स कॉल्ड अल्टरकेशन। और इफ देर इज एनी मॉडिफिकेशन बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, इट्स कॉल्ड अल्टरे अल्टरेशन। क्या बच्चा बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सर अल्टरेशन और रिसेशन में डिफरेंस क्या है? बेटा हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट द कैंसिलेशन ऑफ टर्म्स। ठीक है आप मुझे 50 रुपए मत दो, जो टर्म है कैंसिल हो गया। नहीं, आप 50 रुपए की जगह पे आप मुझे 5 5 स्टार दे दो, टॉफ ये चॉकलेट। इट्स मॉडिफिकेशन। इन रिसेशन देर इज अ कैंसिलेशन, एंड इन अल्टरकेशन देर इज अ मॉडिफिकेशन। ठीक है बच्चा? वेरी गुड बेटा, सब
क्या बच्चा प्रज्ञा एंड एवरीवन, क्या आपको इसका आंसर मिला बच्चा? कि इन रिसेशन क्या है बेटा? कैंसिलेशन है किसी टर्म का, और अल्ट्रेशन में क्या है? मॉडिफिकेशन है किसी टर्म का। टर्म को चेंज करना, उस टर्म को कैंसिल ही कर देना, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है बच्चा? रेमिशन में क्या होता है? एक्सेप्टेंस इज मेड टू अ प्रॉमिस बट नॉट ऑन द कंप्लीट टर्म्स ऑफ द प्रॉमिस, बट टू अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस। बैठे कि जैसे ये हो गया पर्सन ए, ये पर्सन बी। अब ठीक, व्हाट इज द रेमिशन? अब ये कैसे रेमिशन होगा? वह कुछ जो टर्म्स हैं, जो कंसेंट है, ए ने बोला आई वुड लाइक टू सेल माई पेन फॉर 50 रुपीज। अब बी को कंसेंट देनी है। बी ने अपनी कंसेंट क्या की? बी 50 रुपीज, एंड मैं बोल दूं कि 1 5 स्टार, एंड 1 5 स्टार चॉकलेट। अब यहां बी क्या है बेटा? एक्सेप्टेंस इज मेड टू अ प्रॉमिस बट नॉट ऑन द कंप्लीट टर्म्स। मतलब बेटा, बी क्या बोलेगा? मैं आपको 50 रुपीज दे सकता हूं, बट मैं 1 चॉकलेट नहीं दूंगा। इट इज अ, वी कैन से कि एक इलेक्टिव फॉर्म में कंसेंट को देना, लेसर लेसर टर्म पे। कि वो रुपए मांग रहा है 100, मैं बोल रहा हूं भाई 100 नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको कितनी दे पाऊंगा? 50। इट्स कॉल्ड रेमिशन। कम टू वेवर, ये हम सब जानते हैं, जब दोनों पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट अबंडन देयर म्यूचुअल राइट्स। ठीक है भाई, मत दो। ठीक है? अब बी के पास में रुपीज नहीं थे, 50 रुपीज। दोनों, अब ए के पास राइट था केस करने का, बट ए ने ठीक है भाई मत दो। ठीक है, दोनों पार्टीज ने अपने जो राइट्स थे उनको क्या कर दिया? अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया। इट्स कॉल्ड वेवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्जर? certain terms of the contract or all the terms of contract are merged into another contract with the consent of parties। जैसे बेटा अपने ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में ए और बी की बात हो रही थी, पेन और किसको लेके? 50 रुपीज को लेके। ये कॉन्ट्रैक्ट अभी फुलफिल नहीं हुआ है, बट ए एंड बी ने एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाया है रिगार्डिंग द हाउस, 50 लाख रुपीज। अब क्या है? ए बी से बोला ठीक है भाई, एक काम करना कि मैं आपको हाउस और पेन दोनों दे दूंगा, आप मुझे 50 लाख 50 रुपीज, 50 लाख 50 रुपीज आप मुझे दे देना। इट्स कॉल्ड मर्जर। दो कॉन्ट्रैक्ट को आपस में मर्ज कर देना, इट्स कॉल्ड मर्जर। इट्स कॉल्ड मर्जर। दो कॉन्ट्रैक्ट को आपस में मर्ज कर देना, इट्स कॉल्ड मर्जर। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो? बेटा वेवर का मतलब क्या है? कि अपने जो राइट्स हैं, जो दोनों पार्टीज पास राइट हैं, ए के पास राइट है 50 रुपीज लेने का, बी के पास राइट है पेन लेने का, तो एक पर्सन अपने राइट्स को वेव कर देता है, छोड़ देता है। इट्स कॉल्ड वेवर। ठीक है? इट्स कॉल्ड वेवर, अपने राइट्स को। अब अब ए ने क्या किया? बी ने अपना राइट क्या छोड़ा? कि मेरे पे जो बी का राइट था पेन लेना, इसने ये छोड़ दिया। ए ने अपना क्या राइट छोड़ा? 50 रुपए लेने का। दोनों लोगों ने अपने राइट्स को अबंडन किया, इट्स कॉल्ड वेवर। बेटा नोवेशन में हम नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। यहां पे हम क्या, ओल्ड, बेटा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड मर्जर? बेटा नोवेशन में हम क्या करते हैं कि नोवेशन में बेटा हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी जगह पे हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। इन मर्जर हम ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट प्लस न्यू कॉन्ट्रैक्ट दोनों को मर्ज कर देते हैं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड मर्जर। क्या आप लोग समझ में आया बच्चा सभी को? एवरीवन प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
चलो फिर, क्या बेटा? सर प्लीज टेल। क्या बेटा बोलूं? यस बेटा, वी कैन से दैट डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी और परफॉर्मेंस, ये बेटा मेनली डील करता है आपका सेक्शन 56 से, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम इम्पॉसिबल with or without the knowledge of the parties to a contract. It can also become impossible subsequently after the parties have entered into contract. It can also happen by the supervening impossibility. Supervening impossibility takes place by following destruction of subject matter, death, incapacity, non-existent, outbreak of war, change of family. बस सिंपल सा मतलब है कि जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का, जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है बच्चा, वही खत्म हो गया है। ए ने बी से क्या बोला? बेटा इम्पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना। बेटा ए क्या करता है? बेटा ए सुगर केन की खेती करता है, ठीक है, सुगर केन की खेती करता है। बी हाथ में से कॉन्ट्रैक्ट हुआ 100 क्विंटल्स ऑफ सुगर केन फॉर 1 लाख रुपीज। बड़ा बहुत जोर से क्या हुआ? रेन हो गई और पूरी सुगर केन खराब। नाउ दिस इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए, इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म। जब बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पॉसिबल हो जाए परफॉर्म करना, ए का सामान कुछ फॉरेन से आ रहा था, ए ने कुछ सामान बी से इंपोर्ट किया था, ठीक है, मान लो कार, ये हुई कार आपकी, ठीक, ये कार है आपकी। अब कार ए ने इंपोर्ट किया था कार की, भाई बी ने कहा कि मुझे एक इंपोर्टेड कार चाहिए, ए ने बोला ठीक है भाई हो जाएगा। बी ने बुकिंग के 25 लाख रुपीज दे दिए, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ए ने ऑर्डर किया, शिप डूब गया, जिससे कार आ रही थी वो शिप ही डूब गया। नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाए परफॉर्म करना, इट्स कॉल्ड डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पार्टीज के हाथ में कुछ है ही नहीं, दे आर इनकैपेबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। एंड इनकेपेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, not because of their mind or their intention, because of the impossibility. But no one, if it is an event जो किसी के हाथ में था ही नहीं, so no one is liable here. X agreed to sell his car to Y for rupees 1 lakh and deliver it after 2 months. ठीक है बच्चा? After a week, X met with an accident and car got completely destroyed. अब आप देखिए, कार का एग्रीमेंट था, कार क्या हो गई? कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। अब क्या ए के लिए पॉसिबल है बी को कार देना? नो, इट इज इम्पॉसिबल। द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड कार वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। बेटा यस, बी के बेटा उसे हम बोलते हैं बेटा, जो बेटा आपने बोला कि क्या सर बी अपने 25 लाख रुपए वापस मांग सकता है? यस बेटा, उसको हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। ठीक है, और अगर यहां से वो बेटा इस चीज को अपने रुपए वापस नहीं ले पा रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो बेटा वो अनजस्ट इनरिचमेंट के प्रिंसिपल पे ले लेगा। अनजस्ट इनरिचमेंट के प्रिंसिपल पे वो इसको ले लेगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट? इट मींस किसी भी पार्टी को अनजस्ट तरीके से कोई भी फायदा नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी को अनजस्ट तरीके से फायदा ना हो या नुकसान ना हो।
Discharge by lapse of time. Contract can be discharged by lapse of time when time is very significant. बेटा अगर टाइम की वैल्यू है और पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई मुझे, जैसे मान लो ए के घर में क्या है, मैरिज पार्टी है, ए के घर में क्या है बेटा, सर बट समवन हैज टू बियर द लॉस। बेटा जो लॉस हुआ है बेटा वो आपका जो गवर्न होगा बेटा इम्पॉसिबिलिटी के कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्सेप्ट में बेटा, जो रुपए एक ने लिए हैं वही वापस कर सकता है, बस 25 रुपीज। इम्पॉसिबिलिटी के उसमें आपका ये नहीं कि ए को डैमेज पे करेगा, बिकॉज वो चीज ए के हाथ में है ही नहीं। सो इज नॉट लायल फॉर द पे टू डैमेज एनी डैमेज। बट हाँ, जो उसने अनजस्ट इनरिचमेंट किया है 25 लाख रुपीज का, वो उसको दे देगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हो सकता है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। टाइम इज अ वेरी सिग्निफिकेंट बाय एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द Limitation Act. Contract should be performed within a specific time called period of limitation. If the contract is not performed within the specified time and other party does not restore any action within the limitation period, then he be deprived by his remedy and the contract get discharged by lapse of time. बड़ी सिंपल सा मतलब बड़ा, व्हाट इज द लिमिटेशन एक्ट? यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, लिमिटेशन एक्ट। वह लिमिटेशन एक्ट बेटा एक ऐसा बेयर एक्ट है, एक ऐसा स्टैच्यूट है, यार मैं बोलूं लॉ है भाई, जहां पे ये दिया हुआ है कि जितने भी आपके सिविल कॉन्ट्रैक्ट या जितनी भी आपकी रेमेडीज इनकर होती हैं, आप किसी भी रेमेडी को कब तक कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। जैसे बेटा कॉन्ट्रैक्ट के सेंस में, अगर आप जर्नल सेंस में देखें तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रीच हुआ है तो बेटा आप मैक्सिमम कब तक फाइल कर सकते हैं? 3 इयर्स। 3 इयर्स तक आप कॉन्ट्रैक्ट के केस में, लिमिटेशन एक्ट जो आपका है 3 इयर्स तक है, आप केस जो फाइल करेंगे वो मैक्स टू मैक्स 3 इयर्स का है। अगर बेटा आप 3 इयर्स तक केस फाइल नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भी अगर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया देन आप अब केस नहीं फाइल कर सकते। बेटा शिप वाले केस में लॉस होगा बट इट इज इम्पॉसिबल ना बेटा, वो किसी, बेटा लॉस हुआ है तो क्या किसी ने खुद से लॉस किया है, किसी पार्टी की मिस्टेक की वजह से लॉस हुआ है, या किसी पार्टी का इंटेंशन था लॉस करने का? नो बेटा, हम देखो ना एक बात समझिए, लॉ ना, आप लॉ को बहुत ज्यादा लिटरल सेंस में ले रहे हैं। बेटा हमें डैमेज या कॉम्पनसेशन ये सब कब मिलता है, या हमें कब देना पड़ता है? बेटा अगर किसी पार्टी ने जानबूझ के कोई नुकसान किया है आपका, ठीक है, नेग्लिजेंट वे में, बेटा तब वहां पे ये कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपको लगता है कि सर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट था वो मैं फुलफिल नहीं कर पाया, बेटा वेट अ मिनट, बैटरी लो हो रही है उसकी, बेटा वेट अ मिनट। बेटा क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही? कि यहाँ पे, यहाँ ना बेटा, जो आप लोग कह रहे हो सर एक पार्टी को तो कुछ देना पड़ेगा, बेटा अगर उसने इंश्योरेंस करवाया हुआ तब वो लॉस बियर करेगी शिप का, अगर उसने इंश्योरेंस नहीं करवाया होगा तो नहीं करेगी। बेटा अभी मैं ना डैमेजेस उससे डील नहीं कर रहा बेटा, अभी मैं डील कर रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे एंड हो सकता है, खत्म हो सकता है। आई एम नॉट टेकिंग और आई एम नॉट सेइंग दैट कि यहाँ पे किस पार्टी की लाइबिलिटी बनेगी या फिर किस पार्टी को डैमेज और कॉम्पनसेशन मिलेगा। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि कब कब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, एंड हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, किस किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंड हो सकता है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट
कि ऐसे कौन से वेज हैं जिससे कॉन्ट्रैक्ट जो आपका है वो एंड हो सकता है। ठीक है बच्चा। आपका फिर आ गया डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। Discharged by operation of law. The following are instances where the contract gets discharged by operation of law: death of either of the parties, insolvency, merger, unauthorized alteration of the terms of the agreement, unauthorized alteration of the terms of an agreement. Discharge by breach of contract. Breach means failure to perform the obligation by a party when a party to a contract does not perform. पर ब्रीच है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा तो अब ना किसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एंड हो गया। ये भी होता है। ब्रीच मीन्स फेलियर टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन। अपने केस में क्या था, देखो मैं कलर दूसरा यूज करता हूँ। अपने केस में बी की ऑब्लिगेशन क्या है, 50 रुपीज देने की। ए की ऑब्लिगेशन क्या है बेटा, पेन देने की। किसी एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन को ब्रीच किया, नाउ इट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो इससे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। ठीक है। अब बता दो, अब डैमेज पे हम लोग आते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डैमेजेस। रेमेडी इज मींस, डैमेज का एक रेमेडी, मैं रेमेडी क्या होता है कि आपके पास में ना एक बहुत ही प्यारा सा मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, आप लोगों को अच्छा लगेगा सुन के। बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेमेडी एंड रिलीफ? ही इज अनसेटिस्फाइड फ्रॉम व्हाट? बेटा नाउ I'm talking about the what's the difference between relief and remedy? बेटा remedy, when we are using the words in substantive law, बेटा वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं रेमेडी। रिलीफ जो हमें कोर्ट प्रोवाइड करता है। कोर्ट से हमने बोला कि सर मेरा जो लॉस हुआ है वो 500 रुपीज का हुआ है। कोर्ट से हमने क्या डिमांड किया, 500 रुपीज का वो मांगा है हमने। ठीक है। अपना लॉस हुआ, हमने भाई इसकी डिमांड की है, इट्स कॉल्ड रेमेडी। अब जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पर्सन को 500 रुपीज देने हैं, इट्स कॉल्ड रिलीफ। सो बेटा देर इज अ नो difference in remedy or relief, but yes we can say that ki in a, when we are talking about the substantive law we use the word remedy here, but when we are talking about the mm, procedural law we use the word relief। ठीक है। बेटा प्रज्ञा वेरी गुड। Remedy is a means given by law for the enforcement of right of a person। बेटा किस, अभी हम इसको आपको पहले इसको पढ़ते हैं, देन हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, इसके हम लोग वो करते हैं, समझते हैं इसको। अ कॉमन रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉर्डिंग डैमेजेस टू द अफेक्टेड पार्टी। Monetary compensation given to a affected party for the loss or injury caused to him due to the breach is called damages। बेटी प्लीज थोड़ा इस लाइन को ध्यान रखना। Monetary compensation given, here it is talking only about the monetary compensation। Compensation can be any type, service, प्रॉपर्टी और एनी टाइप। बट जो डैमेजेस होते हैं वो हमेशा किसमें होंगे, मॉनेटरी वैल्यू में होंगे। ठीक है। मॉनेटरी कॉम्पनसेशन गिवन टू अफेक्टेड पार्टी फॉर द लॉस और इंजरी कॉज टू हिम ड्यू टू द ब्रीच इज कॉल्ड डैमेजेस। भैया डैमेजेस क्या हैं? बेटा व्हाट इज डैमेजेस? डैमेजेस मॉनेटरी कंपनसेशन टू द पार्टी जिसको लॉस हुआ है। जैसे ए और बी वाले कॉन्ट्रैक्ट में मान लेट्स सपोज कि बी ने ए को 50 रुपीज नहीं दिए। ठीक है। तो बेटा अब ए के पास क्या है, ए के पास राइट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, ए के पास राइट है क्या, कि वो डैमेज क्लेम करे। कितने रुपीज का, 50 रुपीज का। इट्स कॉल्ड डैमेजेस, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। ठीक है।
अब आगे इसकी एक्सरसाइज, देन लॉफ्टर्स। ओके बेटा, ये आपका क्या हो गया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे एंड हो गया। नाउ टेल मी बच्चा, आप लोगों को कुछ डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, सो यू कैन आस्क मी। यस बेटा, वी कैन आस्क 25 लाख रुपीज। बेटा जित आज क्लास में जो आप लोगों को समझ में ना आया हो, यू कैन आस्क मी बेटा। आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है? बेटा एग्रीमेंट जो होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था बेटा कि एग्रीमेंट क्या होता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसेंसट एड आइडम इक्वल टू एग्रीमेंट। और बेटा आप ये समझिए कि जहां पे सिंपल लेमन लैंग्वेज पे आते हैं, बहुत टेक्निकल टर्म में नहीं आते हैं। बेटा एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और बेटा जैसे ही एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, इट्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट। When an agreement is enforceable by law, it becomes contract or it is contract. बेटा सेक्शन 2H ठीक पढ़ लेना, ठीक है बच्चा। एंड वहां पे क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 2H में बेटा ये बात लिखी हुई है। सेक्शन 2H में क्या लिखा हुआ है बेटा? सेक्शन 2H यहां पे क्या लिखा हुआ है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? नो बेटा, समटाइम्स नॉट, समटाइम्स यस। सर व्हाट इफ द कार डिलीवर्ड टू अ पार्टी इज डैमेज्ड और ही इज अनसेटिस्फाइड विद द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, कैन ही क्लेम डैमेज? यस बेटा, अगर कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, मैंने आपसे कही थी कि मैं आपको दूंगा मारुति 800 न्यू कार, मैंने आपको दे दी पुरानी कार, नाउ आई हैव टू पे कॉम्पनसेशन। ठीक है बच्चा? वह कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स हैं उन्हें तो आपको फुलफिल ही करना पड़ेगा। सर एक्स ने वोल्टास का एसी लिया बट वो ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज हो गया, सो कंपनी में वारंटी एक्सपेंड करा दी, विल इट बी अ कॉन्ट्रैक्ट? सर एक्स ने वोल्टास का एसी लिया, ठीक है बेटा, बेटा वो तो वारंटी हुई ना। बेटा जो एक्स ने वोल्टास का एसी लिया है, जो एक्स ने कंपनी से, एक मिनट, एक्स ने जो बेटा कंपनी से इसने क्या लिया है? वोल्टास का एसी लिया है, और इसको एसी मिल रहा है, इनको क्या मिल रहा है? रुपीज मिल रहे हैं। बेटा इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब जो इसके बाद में वारंटी आ रही है, जो ये भी आ रहा है, ये बेटा आपका कहाँ से गवर्न होगा? ये सब बेटा आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गवर्न होगा। सर एक्स्ट्रा वारंटी प्रोवाइड की, हाँ तो बेटा ये आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आएगा। बेटा इसको ना, वेरी गुड ना बच्चा, इसको ना बच्चा आप यहाँ पे एक वर्ड यूज कर सकते हो ना बच्चा। आपको मैंने क्या पढ़ाया था बेटा यहाँ पे, याद करो। एक मिनट, एक मिनट, आपको मुझे दिखाना है, कहाँ गया? हाँ बेटा ठीक है, ये हो गया आपका अल्टरेशन। कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया आपके? अल्टरेशन हो गया, वारंटी को एक्सटेंड कर दिया गया, मॉडिफाइड कर दिया गया, इट्स अल्टरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। सर वारंटी बेटा, सर डिफरेंस बिटवीन वारंटी एंड गारंटी। बेटा गारंटी में क्या होता है कि देखिए बेटा, गारंटी में क्या हो, अब मैं, देखो अब मैं लेमन लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूँ बेटा, मैं थोड़ा लॉ की बात करूंगा। बेटा गारंटी में क्या होता है कि थर्ड पर्सन आपको, जैसे मानो ए ने बी से कुछ सामान खरीदा, ठीक है, बी एक शॉप ऑनर है, ए ने बोला कि भाई मुझे एक फ्रिज दे दो, बी ने बोला भाई रुपीज, ए ने कहा भाई मेरे पास अभी रुपीज नहीं, मैं आपको 2 हफ्ते बाद दे दूंगा। सो नाउ सी ने बोला कि भाई बी, ए को तुम दे दो, अगर ये रुपीज पे नहीं करेगा देन आई विल पे, इट्स कॉल्ड गारंटी, इट्स कॉल्ड गारंटी। बेटा वारंटी वर्ड लॉ में है ही नहीं। वारंटी वर्ड आपकी क्या, अगर मैं वारंटी को लॉ में लेके आता हूँ बेटा, तो मैंने इसको पढ़ा है, इसको बेटा मैंने आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा हुआ है, वारंटी वर्ड को, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बेटा वहां पे वारंटी का मतलब होता है कि जो कंडीशंस हैं,
कंडीशंस, जैसे अभी बोला कि बच्चे ने कि वे कार जो थी, कार की कंडीशन क्या है कि कार ऐसी होनी चाहिए। अब ये क्या, ये एक वारंटी है, वैसी ही रहेगी कि भाई कार का पेंट जो है वो 2 मंथ तक नहीं उतरेगा, इट्स कॉल्ड वारंटी या वारंटी। ठीक है सर, इन केस ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, व्हाट रेमेडी डज द पर्सन हैज इन केस ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी? बेटा इन द केस ऑफ डेथ, अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई बेटा, तो आप डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इफ इट इज बेस्ड ऑन द स्किल एंड जजमेंट। अगर बेटा पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन ए ने पर्सन बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है टू मेक अ पेंटिंग, बेटा पेंटिंग इज अ वर्क ऑफ स्किल एंड जजमेंट, सो यू कैन नॉट डिस्चार्ज, यू कैन नॉट, मतलब यू कैन नॉट से हिज एयर्स कि भाई अब ये तुम पूरा करो, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द स्किल एंड जजमेंट। सो इसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं, देयर इज नो रेमेडी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। भाई डेथ के केस में अगर बेटा बात हो रही है स्किल एंड जजमेंट की, स्किल्स की बात हो रही है, तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट को आप आगे कोई भी रेमेडी नहीं ले सकते हो। अगर बात हो रही है बेटा आपके कोई स्किल नहीं है बट मेरे सप्लाई ऑफ गुड्स, वहां पे बेटा आपको रेमेडी मिल जाएगी। आप उनके एयर्स से, जो उनके एयर्स हैं उनसे बेटा आप क्या कर सकते हो, रेमेडी ले सकते हो। ठीक है, बट इफ देर इज एनी कंडीशन ऑफ स्किल एंड जजमेंट, जहां बेटा स्किल की बात आएगी वहां पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, और इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? सभी बच्चों को क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर बट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी व्हाट, ये क्या है, व्हाट आईडी क्या होता है बेटा? बेटा अब जब पर्सन, व्हाट इज, अच्छा व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ द सेकंड पार्टी? बेटा जब जब पर्सन इंसॉल्वेंट ही हो गया तो रुपए आप कहाँ से ले लोगे? अब क्या रेमेडी उससे ले लोगे? मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, मैं इंसॉल्वेंट हूँ, आप मुझसे क्या रेमेडी लोगे? मुझसे कोर्ट क्या रेमेडी लेगा? सर डिफरेंस बिटवीन लीगल एड्स एंड लीगल एग्जीक्यूटर्स। बेटा लीगल एड्स कौन से होते हैं? ऐसे बेटा आपका क्या हुआ कि एक पर्सन है, ठीक है, अब उसके लीगल एड्स कौन है? उसके सन, उसकी डॉटर, उसकी वाइफ, दे आर द लीगल एड्स। बट मान लो बेटा अगर ये नहीं है, एंड ऑल्सो दीज आर द लीगल एग्जीक्यूटर्स, बट अगर ये नहीं है, कोर्ट ने किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया है, देन ही इज कॉल्ड लीगल एग्जीक्यूटिव, ही इज नॉट लीगल एयर, ही इज कॉल्ड लीगल एग्जीक्यूटर ओनली। ठीक है बेटा, एनी अदर डाउट रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट लॉ? बेटा जो और ये इतने सारे लोग बैठे हुए हो, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? कि आप लोग बस आवाजें सुन रहे हो कि हाँ मेरी ये बात सुन रहे हो कि क्या चल रहा है, सर क्या बोल रहे हैं, वो लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? बेटा क्या आप लोगों को कोई कोई क्वेश्चंस नहीं है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी आर डन विथ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सो इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? बेटा इट कैन, डैमेजेस को आप क्लेम कर सकते हो, बट अगर वो एक मॉनिटरी वैल्यू में सिर्फ चल रहा है तो, ठीक है, समटाइम्स आप क्लेम कर सकते हो, समटाइम्स आप क्लेम नहीं कर सकते हो। इट इज अ मैटर ऑफ आपके कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। और सर विल वी बी हैविंग द ऑफलाइन क्लास ऑन कॉन्ट्रैक्ट एज वेल? बेटा, बेटा दिस इज अ क्लास फॉर सीयूटी लीगल। जो क्लैट के बच्चे यहाँ पे बेटा आप लोग कर रहे हो, बेटा आप लोगों को फिर से क्लासेस मिलेंगी। बेटा दिस इज क्लास मेनली फॉर सीयूटी लीगल। सीयूटी लीगल क्लासेस ऑनलाइन होती हैं बेटा, जो आपकी क्लैट क्लासेस हैं वो ऑफलाइन होंगी। और बताओ बच्चा? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। सर कट में लीगल का मेरा सीयूटी बेटा, कट नहीं, सीयूटी में लीगल का सिलेबस है, 12th की बुक है, यस बेटा, मेनली।
बेटा इन्हीं टॉपिक्स से उसको आना है। जितने भी बेटा आपके टॉपिक्स कवर होंगे वो क्लैट की बुक से ही कवर होंगे। ठीक है। सो वी आर इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कवर विद लॉ ऑफ थॉट्स। ठीक है। ओके। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। नो बेटा, बेटा इसी को बार बार इंटरप्रेट करके आएगा। जैसे मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन देता हूँ ना बेटा हर एक सेंटेंस का, और एग्जांपल्स देता हूँ बेटा, वहां से आएगा मेनली। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच बेटा। गुड नाइट। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।